हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट ज्योग्राफी वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी की चैप्टर 3 की वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारी अर्थ जो ऊपर से हम देख रहे हैं ये अंदर से कैसी है। और अंदर से कैसी का मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इनफैक्ट जो हम अर्थक्वेक फेस करते हैं, वॉल्केनो देखते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीजें ये किस तरीके से हमारे सामने आती है और ये किस तरह से पूरा एक फंक्शनल रूप से वर्क करती है, इन चीजों पे बात करेंगे। और याद रखिएगा, सबसे इजी वे में आपके पास पूरा चैप्टर, आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला और सबसे बेसिक टॉपिक आता है अर्थ के बारे में कि अर्थ है क्या। मेनली अगर हम कहें कि अर्थ क्या है जी, अर्थ तो एक प्लेनेट है। लेकिन इस प्लेनेट की भी तो कुछ बेसिक चीजें हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर सौर मंडल में तीसरे नंबर पे आता है ये पूरा का पूरा ग्रह। सौर मंडल का मतलब क्या हो गया? अगर आपने बचपन में एक ड्राइंग देखी हो कभी, सूर्य होता है, सूर्य के बाद ढेर सारे प्लैनेट्स होते हैं जो उसके चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट होती है। तो सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में जो थर्ड नंबर पे हमें प्लैनेट देखने को मिलता है, ये कौन सा रहता है? हमारा अर्थ। ये कौन सा रहता है? अर्थ, जो थर्ड वाला मिलेगा। ठीक है। दूसरी तरफ अर्थ जो है हमारी कुछ इस तरह से नीली दिखती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है और इसीलिए इसको नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और अभी तक हमारे वाले सोलर सिस्टम में, यानी कि हमारी वाली मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से अर्थ इकलौता ऐसा है जहां पर जीवन ज्ञात है, यानी कि जहां पर जीवन का पता लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अर्थ पे ही जीवन है, लेकिन इन सब प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ऐसा है जिसपे जीवन का पता लगा। उसके बाद यहाँ पर जीने के लिए तापमान, सारी एग्जिस्टिंग चीजें हैं। जो जो चीजें आपको अपने जीवन यापन के लिए चाहिए, एक व्यक्ति को, एक जीव को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद मेन चीज, बेटे इस वाले हिस्से को याद रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। अब जरूरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पृथ्वी का आकार आपसे पूछा जाता है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको पृथ्वी का आकार हमेशा पता होना चाहिए। देखो, पृथ्वी के आकार की अगर हम बात करें, गोल कह देंगे जी, नहीं। ये नॉर्दर्न है, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों पर चपटी है। प्लस बीच में जो भूमध्य रेखा आती है, यहाँ पर थोड़ी सी ये उभरी हुई है, थोड़ा सा बाहर निकला हो। लाइक इसे आप मौसमी की तरह समझ सकते हो। लेकिन क्या हम किसी को बताएंगे पृथ्वी जी मौसमी जैसी है? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, इसका जो आकार है, इसको साइंटिफिक रूप से नाम दिया जाता है जियोइड का। इसका नाम दिया जाता है जियोइड का। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूर्ण और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, जिससे क्या होता है, दिन और रात बनते हैं और वेदर्स बनते हैं। याद रखना, अपनी धुरी पर, यानी कि अपने एक्सिस पर, जहां पर ये है, यहां पर भी घूमेगी और घूमते घूमते चक्कर भी काटेगी। और इसी से हमारे यहाँ दिन और रात बनती है, प्लस सारे सीजन वगैरह देखे जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, अर्थ सौर मंडल का तीसरा प्लेनेट है। इसको इसके रंग के आधार पर नीला प्लेनेट बोला जाता है। इकलौता ऐसा प्लेनेट जहां पर अभी तक लाइफ देखी गई है। और उसके साथ साथ इसका आकार कैसा है? जियोइड का। और उसके साथ साथ ये परिक्रमा अपने एक्सिस पे भी करती है और सूर्य के चारों तरफ भी करती है। उसके बाद अगला हिस्से की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी की जो आंतरिक भूभाग है, ठीक है, जो अंदर से पृथ्वी है बेटा, ये तीन हिस्सों में बंटती है। कितने हिस्सों में? तीन। सबसे पहले आती है भूपर्पटी। भूपर्पटी वो वाला हिस्सा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जमीन हमें दिखती है, सड़क वगैरह, उसके नीचे का जो सबसे पहली लेयर मिलेगी, उसका नाम है भूपर्पटी। सबसे थिन लेयर होती है, सबसे पतली लेयर होती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है मेंटल के फॉर्म में, सबसे मोटी लेयर है। और यहां पर आपको गर्म देखने को मिलेगा और अर्ध द्रव्य पदार्थ, सेमी मोल्टन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, आधे पिघले हुए, जैसे कि आप कह सकते हो मैग्मा। ठीक है। और उसके बाद कोर। कोर क्या होती है? सबसे भीतरी परत होती है और यहीं पर आपको सारे हैवी एलिमेंट्स मिलते हैं, लाइक लोहा, आयरन, निकेल। ठीक है। निकेल के बारे में याद रखना, जिस तरह से लोहा एक एलिमेंट है ना, ऐसे निकेल होता है। निकेल की खासियत क्या होती है कि इसमें रस्टिंग नहीं होती। रस्टिंग मतलब जंग नहीं लगता। तो जो आपकी स्टेनलेस स्टील बनती है, सिक्के बनते हैं, बड़े बड़े जहाजों के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं जिनमें जंग ना लगे, ये सारी चीजें बनानी है, उन सब में निकेल को मिलाया जाता है। व्हाइट कलर का एलिमेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब ये चीज समझिएगा कि जो आपकी पृथ्वी है कितनी लेयर में है? तीन लेयर में। पहली लेयर भूपर्पटी, दूसरी लेयर मेंटल और तीसरी लेयर कोर। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नियम क्या कहता है कि आप जिस लेयर पर हो, ठीक है, आप रह रहे हो ऊपर, और ऊपर वाली का नाम क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। आप यहां से जितना नीचे जाते जाओगे, आपका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने का मतलब होता है कि गर्मी बढ़ती जाए।
इतनी बात क्लियर है? तो इसलिए याद रखिएगा हमारी पृथ्वी 3 लेयर्स में है और तीनों लेयर में जैसे जैसे हम और अंदर जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। उसके बाद आगे बात करें, अगला हिस्सा जो आता है हमारे पास वो रहता है पृथ्वी की अंदर की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सोर्सेस क्या है, हमें पृथ्वी के अंदर क्या क्या है पता कैसे चलेगा। सबसे पहली चीज आती है हमारे प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या है? डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट का मतलब कि जो भी चीजें हमने खुद देखी कि पृथ्वी की गहराई से प्राप्त चट्टाने, खान यानी माइंस, और ड्रिलिंग यानी गड्ढा वगैरह करना, इस तरीके से इन सब से हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि देखो एक बेसिक अगर हम कहें खनन यानी माइनिंग, कि हमने गड्ढा खोदा, अंदर से लोहा सोना चांदी सब निकाल लिया, ठीक है, तो हमें पता लग गया कि अंदर क्या क्या है। क्योंकि पृथ्वी में आप गड्ढा खोदोगे डायरेक्ट, ये थोड़ी कि एक सीधा गड्ढा खोदा और चले गए, नहीं, उसकी लेयर दिखती जाएंगी कि नीचे क्या क्या था, ठीक है। आप एक चीज समझिएगा, जैसे आपकी गली मोहल्लों में कभी होता है ना हार्डवेयर की खुदाई चल रही होती है, गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट जेसीबी की खुदाई चल रही होती है, क्या होता है एक बार खोदा तो दिख जाएगा नीचे मिट्टी ईंटें वगैरह क्या क्या है। तो ऐसे ही जब आप खुदाई करते हो पृथ्वी के अंदर, आपकी जमीन के अंदर, तो आपको दिख जाएगा कि लेयर बाय लेयर कैसे चीजें अलग अलग है। उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास अप्रत्यक्ष स्रोत। देखो अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट सोर्स में जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते बट हाँ हमें पता लगते हैं, जैसे भूकंपीय तरंगे, सेस्मिक वेव्स, ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर से जो तरंगे आते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि पृथ्वी हिल रही है, हमारी जमीन हिल रही है भूकंप से, ठीक है। तो दूसरी जानकारी हमें कहां से मिलती है? भूकंपीय तरंगों से। उसके बाद तीसरी जो जानकारी मिलती है हमें वो मिलती है उल्कापिंड के अध्ययनों से। देखो उल्कापिंड की जो संरचना है पृथ्वी की आंतरिक भाग से मिलती है। उल्कापिंड का मतलब याद रखना, आपने स्पेस पढ़ा है, ठीक है, अंतरिक्ष पढ़ा है, उस अंतरिक्ष में ना कुछ पत्थर घूम रहे हैं, वही पत्थर जब पृथ्वी पे आगे गिरते हैं तो इसी को उल्कापिंड बोला जाता है। तो ये माना जाता है कि जैसा ये पत्थर है वैसे ही पृथ्वी भी अंदर से है। और उसके बाद पृथ्वी के अंदर के पदार्थों का वितरण का अनुमान लगाया जाता है। कुछ चीजें आपके अनुमान आधारित होती हैं, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र पे आधारित होती है, ठीक है। 4 चीजें हैं जिससे आपको पृथ्वी की जानकारी मिलती है। प्रत्यक्ष यानी आप खुद गड्ढा खोद के खुद देखोगे, अप्रत्यक्ष की आप देख नहीं सकते बट फील करोगे। और उसके बाद उल्कापिंड का अध्ययन किया, ये माना जाता है कि अंतरिक्ष से जो पत्थर आगे गिर रहे हैं उनकी और पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, सेम है। और उसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र की जो अंदर चीजें हैं उनके आधार पर आप अनुमान लगाते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद अगला हिस्सा जो आता है, अगला हिस्सा हमारे पास रहता है लेयर्स से, ठीक है। सबसे पहली लेयर जो हमारी आती है बेटा वो है क्रस्ट, ठीक है, सबसे बाहरी परत। इस क्रस्ट के बारे में, इस भूपर्पट्टी के बारे में याद रखिएगा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, ठीक है, और सबसे पतली परत। बहुत बेसिक पॉइंट्स में आप चीजों को देखें, याद रखिएगा जिस तरह आप पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं आपको एग्जाम में भी इन्हीं पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। चाहे आप ये सारी बात लिख दो, डिट्टो मैच करके लिख दो, लेकिन अगर एक पैराग्राफ होगा तो बेटा उसमें नंबर कटेंगे, चाहे 3 नंबर का हो तब भी एक ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यही सारी बातें पॉइंट्स में बांट के लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, सबसे पतली है। उसके साथ साथ क्रस्ट की हर लेवल पर मोटाई क्या होती है? अलग अलग। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें जहां पर लोग रहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैदानी इलाका, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी यानी जो महाद्वीपों इलाका है, यहाँ पर 30 से 70 किलोमीटर की मोटी है ये परत, 30 से 70 किलोमीटर मोटी है। लेकिन जब आप बात करोगे ना कि महासागरों के नीचे ये परत कैसी है, महासागर के नीचे सिर्फ ये 5 से 10 किलोमीटर मोटी बचती है, ठीक है। याद रखिएगा, आपने इस लाइन को समझ लीजिए, आप ये मान लो इस लाइन के बाद यहां से मेंटल चालू होनी है। यहां से क्या चालू होनी है? मेंटल। तो यहां तक अगर हम यहां से पहुंचना शुरू करेंगे तो ज्यादा गहराई में आना पड़ेगा, और यहां से पहुंचना शुरू करेंगे तो कम गहराई में आना पड़ेगा। तो ये जो फर्क है यही बताया जा रहा है कि अगर आप महाद्वीपों में देखोगे तो 30 से 70 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, और उसके बाद अगर महासागर के नीचे वाली जमीन से देखोगे तो सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर। उसके बाद जो आपकी क्रस्ट है ये 2 हिस्सों में बंटती है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक होता है सियाल। सियाल का मतलब ऐसा हिस्सा जहां पर 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एक होता है सिलिका और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, ये 2 एलिमेंट ज्यादा मिलेंगे। और दूसरा हिस्सा होता है सीमा। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। अब जो सियाल वाला हिस्सा है ये आपको ज्यादातर कहां मिलेगा? महाद्वीपों के नीचे। कहां मिलेगा? महाद्वीपों के नीचे। और सीमा वाला जो हिस्सा है ये मिलेगा महासागरों के नीचे, ठीक है।
अब जो लाइन बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। सियाल वाले को कहते हैं महाद्वीपीय परत, सियाल वाले को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय परत। और सीमा वाले को कहते हैं महासागरीय परत। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग नाम है। आप चाहे सीमा बोलो चाहे महासागरीय परत बोलो, बात एक ही है। सियाल बोलो या महाद्वीपीय परत बोलो, ये भी बात एक ही है। उसके बाद चट्टानों और खनिजों से बनी जो परत होती है, इसकी वजह से जो ये मोटाई होती है ये अलग अलग होती है। आप देखो पर्वत के हिस्से अलग होंगे, आपको पठार, प्लेट्यू वगैरह, मैदान, खनिज, मिट्टी, ये सब आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? अगेन डायग्राम समझिएगा। सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर हमारे लिए क्या बनेगी? क्रस्ट या फिर भूपर्पटी। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे इसमें बात करें, अगला हिस्सा जो आता है हमारे पास सेकंड लेयर, जो कि रहती है मेंटल की। ठीक है, मेंटल जो है सेकंड नंबर पे आती है। समझिए कैसे कि पृथ्वी की मध्य वाली परत, पृथ्वी की मध्य वाली, सबसे ऊपर कौन सी है? भूपर्पटी, क्रस्ट। सबसे नीचे कौन सी है? कोर। लेकिन बीच में कौन सी है? मेंटल। ठीक है, अब ये जो मेंटल लेयर है ये बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है, समझिएगा। एक तो सबसे मोटी परत है और इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। एक छोटे सा डायग्राम समझिएगा। ये वो जमीन है जहां पर आप रहते हैं, उसको हमने नाम दे दिया क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी। उसके बाद ये जो हिस्सा आता है ये आता है मेंटल। ठीक है, आप इससे 2900 किलोमीटर जाओगे तब आपको क्या मिलेगा? कोर। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे मोटी परत है और 2900 किलोमीटर की है। और यहां पर आपको गर्म और अर्ध द्रव्य पदार्थ देखने को मिलते हैं, हॉट एंड सेमी मोल्टन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। याद रखना, दो टर्म्स आप समझिए, मैग्मा और लावा। लोग कहते हैं एक ही है, लेकिन एक होता नहीं है। आप समझना, जो आपका मैग्मा होता है, मैग्मा वो आता है अर्धद्रव्य पदार्थ की कैटेगरी में, इसमें आता है अर्धद्रव्य। लेकिन जो लावा होता है ये पूरा का पूरा द्रव होता है, ये पूरा का पूरा लिक्विड होता है। तो ये फर्क होता है। आपको कहा जाएगा कि दोनों एक है, लेकिन नहीं। ठीक है, आप जेनजी जनरेशन हो, जेनजी बहुत कुछ बदल रहे हैं, तो एक चीज अपने आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि मैग्मा और लावा क्या एक ही है? और जवाब रहेगा नहीं। मैग्मा होता है सेमी मोल्टन, अर्धद्रव्य। ठीक है, और लावा होता है बिल्कुल लिक्विड, बिल्कुल द्रव। और उसके बाद इस वाले हिस्से में ना, मेंटल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है प्लेटें। ठीक है, प्लेटों का मतलब होता है बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स। जिस तरह से आपको वर्ल्ड मैप में महाद्वीप टुकड़ों में बटे हुए दिखते हैं ना, ऐसे ही जमीन के बड़े बड़े टुकड़े मेंटल में भी घूम रहे हैं, और उन टुकड़ों को कहते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, याद रखिए क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। और टेक्टोनिक प्लेट जो ये घूमती रहती है, जब ये आपस में टकराती हैं, इन्हीं की वजह से आपके पहाड़ भी बनते हैं, इन्हीं की वजह से भूकंप भी आता है, इन्हीं की वजह से वोल्केनो भी बनते हैं। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट इंपॉर्टेंट चीज है। और टेक्टोनिक प्लेट आपको मिलेगी कहां पर? मेंटल में। और कितनी टेक्टोनिक प्लेट है? 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स है। ठीक है, उसके बाद आगे अगला हिस्सा आता है कोर का। देखिए, हमारे पास कोर जो है सबसे नीचे वाला हिस्सा, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, सबसे आंतरिक परत है। और यहां पर आपको दो तरह के एलिमेंट मिलते हैं। एक तो मिलेगा लोहा, यानी कि आयरन, और दूसरा मिलेगा निकेल। ठीक है, याद रखना, लोहा और निकेल, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। आप जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो वहां पे देखा था ना, स्थल मंडलीकरण, डिफरेंशिएशन का एक प्रोसेस था, जहां पर हैवी एलिमेंट नीचे चले गए थे और सारे हल्के एलिमेंट ऊपर आ गए थे। तो ये चीज याद रखिएगा, जब पृथ्वी बनी थी, भारी एलिमेंट सारे नीचे गए और हल्के एलिमेंट सारे ऊपर आ गए, सोना चांदी वगैरह। उसके साथ साथ निकेल जो है इस्तेमाल कहाँ होता है? जब भी कोई चीज ऐसी बनानी हो जिसमें जंग ना लगे, उसके साथ निकेल यूज होता है। जैसे एयरप्लेन, शिप्स के स्पेयर पार्ट्स हो गए, या फिर सिक्के हो गए, कॉइन्स आपके हो गए। ठीक है, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सारी चीजों में निकेल मिलाया जाता है। और उसके बाद कोर जो है आपके दो हिस्सों में बंटती है, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक। कोर के कितने हिस्से हैं? दो हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। ठीक है, और उसके बाद यहीं से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये सूर्य की हानिकारक किरणों को बचाता है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, आपने सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या रखा? भूपर्पटी, सबसे पतली लेयर। उसके बाद मेंटल, सबसे मोटी लेयर। उसके बाद आती है कोर। कोर का जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है बेटा, ये मिलेगा 100% लिक्विड, यानी कि 100% तरल। लेकिन जो बाहरी वाला हिस्सा है ये होता है कठोर या ठोस। ये खासियत है ये चीजें, और ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में बेटा बारीकी पूछी जाती है, आपको ओवरव्यू नहीं पूछेगा,
एग्जाम में बारीकियों में पूछे जाते हैं, खास तौर पे ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद अगले हिस्से की अगर हम बात करें, अगला जो हिस्सा आता है वो आता है भूकंप के बाद। देखिए, भूकंप सबको पता है कि भाई जमीन आए, हिलनी शुरू हो गई, भूकंप हो गया। लेकिन ये भूकंप आ कैसा रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीजें याद रखिएगा। अगेन यहां पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, वो होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्टोनिक प्लेट्स। इसी टेक्टोनिक प्लेट को हिंदी में कहते हैं विवर्तनिक प्लेट। बेटे कुछ कुछ वर्ड जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखने होंगे, जैसे ये है, क्योंकि मैप के टाइम पर ये चीजें विवर्तनिक ना लिखकर पेपर में लिख के देगा टेक्टोनिक। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। टेक्टोनिक प्लेट क्या है, आपको मेंटल में मिलेंगी, और ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के घूमने के कारण अंदर मूव कर रहे होते हैं। जब ये टकराते हैं तो उस हिस्से में भूकंप आ जाता है। देखो, भूकंप होता क्या है कि भूकंप पृथ्वी के अंदर अचानक ऊर्जा मुक्त होने से उत्पन्न होने वाला कंपन, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से पृथ्वी हिलनी शुरू कर दे। ठीक है, दूसरी चीज, ये भूकंप आता क्यों है, किसकी वजह से, विवर्तनिक प्लेटों की वजह से। अभी बता रहे टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, जिस तरह वर्ल्ड मैप पे आपको सारे महाद्वीप अलग अलग दिखते हैं जमीन के टुकड़ों के रूप में, ऐसे ही जमीन के अंदर भी है, ढेर सारे टुकड़े डोल रहे हैं, और उन्हीं टुकड़ों को क्या बोला गया है, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, जब ये घूमती हैं, आपस में टकराती हैं, सरकती हैं, तो उसकी वजह से भूकंप आता है। और याद रखिएगा, भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है, जो ओरिजिन सेंटर होता है, फोकस होता है, वो हमेशा कहां होगा, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर से भूकंप आएगा, हवा से भूकंप क्रिएट नहीं होता। ठीक है, उसके साथ साथ तीव्र भूकंप से, अगर भूकंप तेज आ रहा है तो जान माल की हानि होगी। ठीक है, आपकी इमारतें टूट जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होता है, और सुनामी वगैरह देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें कि देखो, भूकंप की जो तीव्रता है, तीव्रता का मतलब भूकंप की शक्ति। अगर मैं कहता हूं भूकंप की शक्ति आप कैसे नापोगे, तो इसका जवाब आता है रिक्टर स्केल। इसका जवाब आता है रिक्टर स्केल। और उसके बाद एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब कि भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करना, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करना। याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाता है कि भूकंप की तरंगे कैसे रिकॉर्ड होती हैं, तो वो होती हैं सिस्मोग्राफ पे। और अगर भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप की शक्ति पता लगानी है, तो क्या यूज होगा, रिक्टर पैमाना, यानी कि इसे इंग्लिश में रिक्टर स्केल भी आप कहते हैं। और इसमें 1 से 10 तक आपको पॉइंट मिलते हैं। जितना बड़ा खतरनाक भूकंप होगा वो उतना 10 के करीब होगा, इतनी बात। अगर जितना कम डिजिट रहेगा, यानी 5 रिक्टर स्केल, 6 रिक्टर स्केल, हल्का भूकंप था। लेकिन अगर 7 रिक्टर स्केल, 8 रिक्टर स्केल, इस लेवल की बात हो रही है, मतलब भूकंप क्या था, तगड़ा। इतनी बात क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। भूकंप आने का एक मेन कारण क्या होता है बेटा, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट, यानी जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें घूम रही है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें, अगला जो हिस्सा रहता है हमारे पास, वो आते हैं भूकंप के प्रकार। ठीक है, अब यहां से मेन चीज समझिएगा। देखो, आपको कह सकता है भूकंप के प्रकार, आपने किताब में भी ये देखोगे, इसको पढ़ के चले जाओगे, लेकिन पेपर में प्रकार नहीं बोलेगा। पेपर में बोलेगा भूकंप को उत्पन्न करने के कारण। ठीक है, उत्पन्न करने वाले कारक, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है। सबसे पहले तो आता है, देखो, विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक आपका सबसे मेन है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है, और ये जब प्लेटें जमीन के अंदर आपस में टकराती हैं तो उनकी वजह से आता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लेटों का एक दूसरे से टकराना और एक दूसरे से दूर जाना, यानी प्लेट मूव करती है तो उसकी वजह से भूकंप आता है। ठीक है, और प्लेट कौन सी, घर की प्लेट नहीं, आपके मेंटल वाली लेयर में, कौन से लेयर में, मेंटल वाली लेयर में कुछ बड़े बड़े जमीन के टुकड़े तैर रहे हैं। ठीक है, और उस तैरने वाले हिस्से में ही जब वो आपस में टकराते हैं, सरकते हैं, तब आपको भूकंप देखने को मिलता है। दूसरी कैटेगरी होती है ज्वालामुखी भूकंप। सिंपल सी बात है, वो भूकंप जो ज्वालामुखी के फटने से आता है। और ये सब जगह नहीं, क्योंकि दुनिया में एक्टिव वोल्केनो यानी ऐसे वोल्केनोज जो लगातार फटते रहते हैं, वो थोड़े से कम है। उसके बाद आता है निपात भूकंप। ऐसे भूकंप जो खनन वाले क्षेत्रों में आएगा। ठीक है, कौन से में आएगा, खनन क्षेत्र। ये वाला याद रखना, 1 मार्कर में यही पूछा जाता है। खनन का मतलब क्या है, ऐसे माइनिंग की जाती है। कई बार क्या होता है, रास्ता बनाने के लिए ना यहाँ पर ब्लास्ट किए जाते हैं, आरडीएक्स वगैरह लगाया जाता है। और इन्हीं एरियाज में जब आप यहाँ बम फोड़ते हैं तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है वो आसपास फैल जाती है। जो वाइब्रेशन होती है कहाँ फैलती है, आसपास।
जिसकी वजह से इसमें पूरे में अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विस्फोट भूकंप। देखो कभी कभी परमाणु या केमिकल विस्फोट जब होते हैं, कहीं पर न्यूक्लियर बम गिर गया है, टेस्टिंग हुई, तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन होती है इस ब्लास्ट की वजह से, और आसपास के एरियाज में भूकंप के झटके फील होते हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि अगर भूकंप किसी भी रीजन से आ रहा है तो उसको आप दर्ज कैसे करोगे, रिक्टर स्केल से। ठीक है, और उसको पता कैसे लगेगा, तरंगों के बारे में सिस्मोग्राफ से। उसके बाद बांध जनित भूकंप। देखो बांध जनित का मतलब क्या होता है, जहां पर रिजर्वायर्स बने होते हैं, बांध बने हुए होते हैं, जब भी यहाँ पर पानी बहुत तेजी से छोड़ा जाता है या ये बांध टूट जाता है, इन दो कारणों से ही आसपास भूकंप आ जाते हैं। अगेन भूकंप के प्रकार बोले तब भी 5 रहेंगे, भूकंप के उत्पन्न होने वाले कारक बोले तब भी 5 रहेंगे। और इसमें पहला आपका विवर्तनिक जो प्लेटों के टकराने से आएगा, दूसरा ज्वालामुखी भूकंप जो ज्वालामुखी के फटने से आएगा, तीसरा निपात भूकंप जो माइनिंग की वजह से, खनन की वजह से आएगा, विस्फोट भूकंप जो न्यूक्लियर बम वगैरह फटने से आएगा, और लास्ट में बांध जनित भूकंप यानी पानी एकदम से छोड़ना या बांध का टूट जाना, इन दो कारणों से जो भूकंप आता है। ठीक है, उसके बाद अगला हिस्सा आता है भूकंपीय तरंगों का। भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? देखिए भूकंप की तरंगें आपकी मेनली होती हैं 2 प्रकार की, धरातलीय और भूमिगत। धरातलीय और भूमिगत, सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स। और जो बॉडी वाली है ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये कितने हिस्सों में बंटती है, पी और एस। पी का मतलब बेटे याद रखना, इसका मतलब होता है प्राइमरी। ठीक है, यानी कि प्राथमिक। और एस का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक। ठीक है, पेपर में डिफरेंस आएगा 3 नंबर का, बिल्कुल फिक्स है। आपसे पूछेगा कि पी और एस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसी पे अगर डिटेल में अगर हम बात करें, इसको याद रखना डायग्राम को, इसकी डिटेल में जब आप जाते हो तो कुछ आपको ये मिलता है। देखो पहले धरातलीय यानी सरफेस वाली, ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। मान के चलिए कुछ इस तरह से, ये पृथ्वी हो गई, ये हो गई आपकी क्रस्ट मान लेते हैं। यहां से भूकंप शुरू हुआ, अब जब ये भूकंप शुरू हुआ तो ये इसकी सतह पर यहीं यहीं घूमेगी बस, और कहीं नहीं जाएगी। इनकी गति कम होती है, बहुत स्लो स्लो ट्रैवल करती हैं, और ये विनाशकारी होती है। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी जगह को आसानी से हिला देती है, खत्म कर देती है। और उसके बाद ये अंत में सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती है। ये सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती हैं। 4 बातें सिंपल सी, कि पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, इनकी गति कम होती है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, और अंत में ये सिस्मोग्राफ पे दर्ज हो जाती हैं। लेकिन जब आप बात करते हो बॉडी वेव्स की, यानी भूमिगत तरंगों की, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं। ये वाली क्या थी, पृथ्वी के ऊपर ऊपर गुजर रही थी, लेकिन ये वाली पृथ्वी के अंदर ट्रैवल करती, और इसकी गति अधिक होती है। लेकिन अधिक होने का मतलब क्या है कि एकदम आती है और निकल जाती है, जिसकी वजह से इससे विनाश कम होता है, इससे विनाश कम होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जो तरंग धीरे धीरे है वो सारे एरियाज को हिला देती है, तेज वाली एकदम से आती है, एकदम से निकल जाती है, जिसकी वजह से इससे विनाश कम होता है, और ये सिस्मोग्राफ पर दर्ज हो जाती है। ठीक है, याद रखना इन दोनों में से सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट की बात करते हो, सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे कौन सी दर्ज होती है, आपकी भूमिगत, यानी कि आपकी बॉडी वेव्स। इतनी बात क्लियर है? फिर एक चीज समझा दूं, हमने अभी इन दो का डिफरेंस देखा। ठीक है, हमने धरातलीय देख ली कि ये क्या होती है, और उसके बाद भूमिगत देख ली। धरातलीय वाले में क्या देखा कि पृथ्वी की सरफेस के साथ चलती है, उसके साथ साथ इसकी गति कम होती है, लेकिन इससे नुकसान ज्यादा होता है, और ये सिस्मोग्राफ पे बाद में दर्ज होती है। उसके बाद इसको ऑपोजिट कर देंगे तो ये पृथ्वी के अंदर चलती है, इसकी गति तेज होती है, ठीक है, इससे विनाश कम होता है, और ये सबसे पहले दर्ज होती है, ये सबसे पहले दर्ज होती है। ये दो समझ में आ गए। अब इसके बाद आते हैं पी और एस पे, कि पी और एस क्या होती है। देखिए पी तरंगों का मतलब क्या है, जो जमीन को पहले हिट करती है। एक छोटा सा डायग्राम समझिएगा। देखिए एक छोटे से डायग्राम को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास एक कुछ इस तरह, ये हो गई हमारी जमीन। ठीक है, मान के चलते हैं यहां से भूकंप शुरू हुआ तो इसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है,
उसके बाद जहां पर जो सबसे पहले जो मूवमेंट फील होगी ये बनेगा एपिसेंटर। ठीक है, फोकस और एपिसेंटर इसको कहते हैं हिंदी में अभिकेंद्र। ठीक है, अब जो भूकंप होता है ना बेटा, ये तरंगों में फैलता है। साउंड वेव्स पढ़ी है ना 10th में, उसकी तरह फैलता है। ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी, सब जगह जाएगा। बहुत सारी तरंगे हैं। इन तरंगों में से जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगी यानी अभिकेंद्र पे पहुंच जाएगी, वो क्या बन जाएगी? पी। और उस एक को अगर आप हटा दोगे तो बाकी सारी क्या रह जाएगी? एस। सारी क्या हो जाएगी? एस। बस इतना सा है कि भूकंप जहां से शुरू हुआ वहां से जो तरंग सबसे पहले ऊपर गई वो पी है, और उसके अलावा सारी क्या है? एस। ठीक है, सारी क्या है? एस। अब इसी में आगे देखिएगा कि जो आपकी पी वेव्स हैं ये किस तरह से काम करती हैं। पी वेव की गति तेज होती है, ठीक है, और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, बताया ना, सबसे पहले हिट करेगी। और ये पूरी साउंड वेव्स की तरह होती है। साउंड वेव्स का मतलब क्या होता है? जो सब जगह ट्रेवल कर ले, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखना ये तरंगे गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों जगहों पे ट्रेवल कर सकती है। यानी कि जमीन के अंदर से शुरू होते हुए सॉलिड, अगर उसके ऊपर पानी आ गया तो लिक्विड, लिक्विड के ऊपर गैस, आपका वायुमंडल, सब में करते हुए ये निकल जाती है। उसके बाद इसकी वजह से शैल यानी कि पत्थरों में संकुचन और फैलाव होता है। जो पत्थर होते हैं वो हिल जाते हैं, अंदर से उनका स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है। और उसके साथ अगर आप एस वेव्स की बात करते हो तो एस वेव्स जो होती है वो पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, पी के बाद पहुंचती हैं। और उसके बाद एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह होती हैं। ये केवल सॉलिड से ही गुजर सकती हैं, लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसकी तरह है? साउंड वेव्स की तरह, जो सब जगह ट्रेवल कर सकती है। लेकिन एस क्या है? ओशियन वेव्स की तरह है, सागरीय तरंगों की तरह है, जो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है। और इसकी वजह से जो शैलों में उभार और गर्त उत्पन्न होता है, यानी जो जमीन होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, कहीं से जमीन उड़ जाएगी, कहीं पे नीचे धस जाएगी। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले आप बताओगे तरंगे दो प्रकार की हैं, धरातलीय और भूमिगत, उनमें डिफरेंस बताओगे। फिर उसके बाद बताओगे भूमिगत दो प्रकार की है, पी और एस। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें। अगला हिस्सा जो आता है हमारे पास वो रहता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। देखो, भूकंपीय छाया क्षेत्र का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां पर भूकंप तो आया लेकिन वहां पर कोई भी दर्ज नहीं हुआ। जो आपने पढ़ा ना सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पे भूकंप दर्ज ही नहीं हुआ, ऐसी जगह को ही हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। सीधी सी बात है, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां भूकंप आता है, तरंगे होती हैं, लेकिन अभिलेखित नहीं हो पाती। अभिलेखित ना होने का मतलब क्या है बेटा? कि उसे आप दर्ज नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और यह हर भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे से अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है पूरी पृथ्वी पर एक ही रहेगा। बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर भी भूकंप शुरू होता है। ठीक है, आपको फिर याद दिला दूं, ये हो गई हमारी जमीन, ये हो गई पृथ्वी के अंदर मेंटल। अगर यहां से भूकंप शुरू हुआ तो इसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस। और यहां से जहां पहले जाके हिट होगा ये बनेगा अभिकेंद्र। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि ये जो सीधा एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है, लेकिन अब यहां से समझिए कि आपका 105 से 145 डिग्री का जो एंगल बनेगा, ठीक है, 105 से 145 डिग्री का जो एंगल बनेगा, उस वाले हिस्से में जो भी जमीन आएगी, जो भी देश आएगा, वहां पर भूकंप दर्ज नहीं होगा। मान के चलिए राजस्थान से भूकंप शुरू हुआ और 105 से 145 डिग्री में यूपी आ रहा है। ठीक है, तो यूपी में भूकंप तो आया है, फील तो होगा, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और उसके बाद पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से कम होता है। यानी कि पी वाली बिल्कुल भी दर्ज नहीं होती, एस वाली तो एक बार हो भी जाती। क्लियर है इतना? ये चीज याद रखिएगा। 105 से 145 डिग्री के जो बीच का एरिया, ये कभी भी भूकंप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। और भूकंप की कौन सी वाली मशीन? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे बात करें इसमें। अगला हिस्सा आता है ज्वालामुखी का। देखिए, ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, ये एक प्राकृतिक संरचना होती है। इसके अंदर से लावा, गैस, राख और बहुत सारे अलग अलग तरह के पदार्थ निकलते हैं। देखिए, ये चीज समझिएगा कि जब पृथ्वी अंदर अपने बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसको रिलैक्स होने के लिए, जैसे कुकर होता है, खाना बनता है तो उसके अंदर गैस बन गई है तो सीटी बना के सारी भाप निकाल देता है। ठीक ऐसे जब पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी गैस, बहुत सारी गर्मी इकट्ठा हो जाती है
तो वॉल्केनो के फटने के रूप में वो बाहर सारा निकाल देती है। और उसके बाद इसमें मैग्मा का स्तर होता है, लावा कहा जाता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना कि पृथ्वी के अंदर जब तक रहेगा तब तक ये मैग्मा है। ठीक है, लेकिन जब ये बाहर आ जाएगा, लिक्विड की तरह बहना शुरू कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? लावा। अगेन फिर कह रहा हूं, मैग्मा और लावा अलग अलग होते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी का निर्माण भी कैसे होता है? टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। किसकी वजह से? टेक्टोनिक प्लेट। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नीचे दबती हैं, उठाती हैं, तो उस चक्कर में आपको ये टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से वोल्केनो बनते हुए दिखते हैं। अगले चैप्टर में, चैप्टर जो आपका 4 आएगा ना बेटा, इसमें डिटेल में बात होगी कि टेक्टोनिक प्लेट है क्या, कैसे वर्क करती है। ठीक है, बस फिलहाल आप इतना समझिए, जिस तरह वर्ल्ड मैप पे आपकी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स फैले हुए हैं ना, महाद्वीप और देश फैले हुए हैं, ऐसे ही जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी के अंदर भी फैले हुए हैं, और उन्हीं को बोला गया है टेक्टोनिक प्लेट्स। उसके बाद जब ज्वालामुखी फटता है तो इसकी वजह से नई नई स्थलाकृति, लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती है, और इससे डैमेज बहुत होता है। उसके साथ साथ आगे अगला जो हिस्सा आता है इसका, कि ज्वालामुखी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो, नॉर्मली पूरी दुनिया में जहां पर भी आपको ज्वालामुखी मिलेगा, 3 टाइप में मिलेगा। सबसे पहले मिलता है आपको सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। इस वक्त दुनिया में इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो फटते रहते हैं, समय समय पर दिखा देंगे कि हाँ जी अभी हम जिंदा है। ठीक है, और इनका मुंह हमेशा खुला रहता है। और इसके एग्जाम्पल में बात करोगे तो इटली में एक एटना ज्वालामुखी है। इटली में कौन सा है? एटना ज्वालामुखी। दूसरी तरफ आपके पास आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब एक मूडी टाइप का व्यक्ति, कि लाइक बहुत लंबे समय से फटा नहीं है, लेकिन जब आप इसको मशीनों से चेक करोगे तो पॉसिबिलिटी बनी रहती है, कभी भी फट सकता है। ठीक है, याद रखना, एक्टिव का मतलब जो लगातार फट रहा है, लेकिन जो आपका प्रसुप्त है ये बिल्कुल शांत, आपको लगेगा नहीं फटेगा, लेकिन जब मशीनों से चेक करोगे तो पता लग जाएगा यार फटने वाला है ये तो, लेकिन फटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल की बात करोगे तो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। अगेन इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल क्या है? इटली का एटना। और उसके बाद प्रसुप्त वाले का क्या है? इटली का विसुवियस। और उसके बाद आते हैं विलुप्त ज्वालामुखी, जो बहुत समय के थे, अब फटना बंद हो चुके हैं, सिर्फ वो एक पर्वत बनकर रह गए हैं। ठीक है, इनमें विस्फोट नहीं होता किसी भी तरह का, ना विस्फोट होने की संभावना होती है, कुछ नहीं होता। और ये आपको कहां पे मिलेगा? म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी आपके 3 है, सक्रिय, प्रसुप्त और आपका विलुप्त। सक्रिय जो फटता रहता है, प्रसुप्त फटता नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी है, और विलुप्त मतलब ना फटता है ना कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे। अगला जो हिस्सा आता है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी किस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। देखो, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या है? देखो, एक होता है सील और शीट। ठीक है, सील और शीट में क्या होता है कि जब लावा चद्दर के रूप में ठंडा हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लावा आ गया, चद्दर की तरह ठंडा हो गया और एक मोटी सी परत बना देगा, तो ये सील कहलाता है। क्या कहलाता है? सील। और ये परत पतली होती है तो इसी को शीट बोल दिया जाता है। याद रखना, वोल्केनो फटा, लावा बाहर आया और फैल गया जमीन पे, अगर वो परत मोटी बन गई तो क्या नाम हो जाएगा? सील। अगर वो परत पतली बनी तो वो क्या नाम हो जाएगा? शीट। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ डाइक। डाइक का मतलब क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का लावा इस तरीके की दरार क्रिएट कर देता है और दरार के अंदर जम जाता है, दरार के अंदर जम जाता है। और खासियत क्या है याद रखिएगा, समकोण पे बनेगी दरार। किस पे बनेगी? समकोण, 90 डिग्री के सीधे एंगल पे बनेगी। और इसी खड़ी संरचना को डाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइक। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चर है। याद रखना, अगर लावा सीधे सीधे किसी दरार में फंस गया है तो उसको बोलेंगे डाइक, लेकिन अगर लावा जमीन पे फैल गया है, मोटी परत है तो सील है, पतली परत है तो शीट है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें समझिए। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म है। अब एक चीज समझिएगा, इसको जितने भी आपने टॉपिक देखे, इतने टॉपिक कर लीजिएगा, इतने इनफ हैं। आपको ज्यादा बुक डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे या कोई भी बुक डायरेक्टली पढ़ने जाओगे बेटा, बहुत मुश्किल है। और जब वो चीजें समझ नहीं आएंगी तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। इसीलिए बुक को लास्ट में यूज करना, पहले इसको पढ़ो, समझो, आप अपनी नॉलेज गेन करो, और उस नॉलेज को पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए, तब आपको बुक की जरूरत है। अभी आप इन्हीं चीजों का काम चलाइए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।